स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आर्थिक समीक्षा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में किस क्षेत्र में सकल स्थायी पूंजी निर्माण उच्चतम रहा है? खनन के क्षेत्र में, बैंकिंग व बीमा क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में? तो अपना ऑप्शन सही होगा निर्माण के क्षेत्र में पूंजी निर्माण उच्चतम रहा है। इसकी व्याख्या किस किस में उच्चतम रहा है, देखिए व्याख्या में सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2019-20 के आंकड़े, इसमें कहा गया कि भाई खनन के क्षेत्र में 2738 करोड़ रुपए की राशि और बैंकिंग व बीमा के क्षेत्र में 949 करोड़ और निर्माण के क्षेत्र में रही 93,594 करोड़ रुपए का निर्माण हुआ, यानी कि सर्वाधिक उच्चतम रहा है। और कृषि के क्षेत्र में रहा है 12,426 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि संबद्ध क्षेत्र में उप क्षेत्रों के योगदान को आरोही क्रम में लगाइए। प्रचलित कीमतों के आधार पर बड़े से छोटा, यानी सबसे ज़्यादा किसका रहा, उसके बाद किसका रहा, इस तरह से। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य ये दे रखे, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा कीमतों के आधार पर वो मत्स्य का रहा है। उसके बाद मत्स्य के बाद रहा था वानिकी का, और वानिकी के बाद रहा था पशुधन का, और पशुधन के बाद रहा था फसल का। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या इससे पहले देखो, कृषि संबंधी क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान और एक तरफ दे रखा है योगदान। सबसे ज़्यादा दे रखा है मत्स्य, 0.34% रहा योगदान। इसके बाद दे रखा है वानिकी, वानिकी का जो योगदान दे रखा है वो 8.67% दे रखा है। और पशुधन का योगदान दे रखा है 42.62%। और फसल का योगदान दे रखा है 48.36%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में, यानी एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है वर्ष में, वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है, ये अनुमान लगाया है। -5.29% की, -5.41% की, -7.05% की, -6.03% की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -5.29% की कमी हो सकती है। अब देखिएगा दोस्तों, ये अनुमान कि प्रति व्यक्ति आय क्या क्या थी हर वर्ष की, जैसे कि 18-19 की दे रखी है कि भाई एक व्यक्ति जो है एक वर्ष के अंदर 1,07,890 रुपये कमा सकता है। फिर विचलन हुआ कि भाई इसमें क्या हुआ, प्लस हो रही तो 9.88% की क्या हुई, एक तरह से वृद्धि हुई। उसके बाद 2019-20 में एक व्यक्ति कमा रहा है 11,05,492 रुपये, जिसमें वृद्धि हो रही है 7.5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि व्यक्ति जो है कमाता मतलब वृद्धि हो रही है, ऊपर जा रहा है। वापस 2020-21 कोविड की वजह से व्यक्ति कम वापस गिरावट आती है कि भाई एक व्यक्ति एक वर्ष के अंदर 1,09,386 रुपये कमा रहा है, और कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो -5.29% की क्या हुई, गिरावट हुई। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है 2020-21 का कि भाई एक व्यक्ति कितना कमा रहा है वर्ष में प्रचलित कीमतों के आधार पर और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य का भू उपयोग का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआई में आया हुआ है ये प्रश्न। 342.87 हज़ार हेक्टेयर, 343.87 लाख हेक्टेयर, 342.87 लाख हेक्टेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 342.87 लाख हेक्टेयर।
अब देखिएगा दोस्तों इसकी व्याख्या। राज्य का कुल भूभाग प्रतिवेदी क्षेत्रफल 342.87 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान के कृषि क्षेत्र की किस वर्ष वृद्धि पर नकारात्मक रही, यानी कि नकारात्मक यानी कम रही? 2016-17 के अंदर, 2018-19 के अंदर, 2017-18 के अंदर या 2019-20 के अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017-18 में जो है वृद्धि दर कम रही थी, नकारात्मक रही थी। इसकी व्याख्या। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर कीमतों के आधार पर 2016-17 में रही वृद्धि 8.72% की, 2017-18 में -0.09% की क्या हुई, गिरावट हुई। उसके बाद 2018-19 में वापस वृद्धि हुई 5.04% की। वापस 2019-20 के अंदर 9.51% की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी गिरावट रही 2017-18 के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य के कुल भू उपयोग का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल था? 48.51%, 49.13%, 51.85%, 53.82%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51.85%। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप विशेष तौर से ध्यान में रखें कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2018-19 में राज्य के कुल भू उपयोग का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल था या नहीं, है ना? तो 51.85% अपना सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या। वर्ष 2018-19 में कुल भू उपयोग क्षेत्रफल 342.87 लाख हेक्टेयर था। कब था ये? 2018-19 में था, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल था 177.78 लाख हेक्टेयर था बोया गया क्षेत्र, जो कि 51.85% भी था, परसेंट में करोगे कन्वर्ट हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7, राज्य के सेवा क्षेत्र की किस वर्ष वृद्धि दर उच्चतम रही थी? स्थिर कीमतों के आधार पर पूछी है अपन को। 2019-20 में, 2018-19 में, 2016-17 में, 2017-18 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018-19 में जो है सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर उच्चतम रही, यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान उच्चतम रहा था। अब व्याख्या इसकी। सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर कीमतों के आधार पर विवरण। 2016-17 में रहा था सेवा क्षेत्र का योगदान 5.35%। 2017-18 में सेवा क्षेत्र का योगदान रहा था 5.23%। 2018-19 में सेवा क्षेत्र का जो योगदान रहा था वो 11.18%। और 2019-20 में जो योगदान रहा था वो 4.43% रहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 8वां, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय माना है। अब आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आय माना है 78,390 रुपये, 75,555 रुपये, 72,395 रुपये या 72,297 रुपये? तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या। राज्य में वर्ष 2020-21 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति, यानी कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है एक व्यक्ति की आय जो मानी है स्थिर कीमतों के आधार पर 72,297 रुपये होगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.77% कम रही। ये प्रश्न आया था आरएस के अंदर। प्रश्न नंबर 9, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 अग्रिम अनुमान में अनाज उत्पादन होगा लाख टन के आधार पर पूछा है अपन को। 222.45 लाख टन, 271.33 लाख टन या 202.30 लाख टन या 208.07 लाख टन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 222.45 लाख टन अनुमान आंका गया है। इसकी व्याख्या। अनाज उत्पादन अग्रिम अनुमान 2020-21 में
कुल अनाज का उत्पादन 222.45 लाख टन अनुमान है, जिसमें खरीफ की फसल का योगदान रहा है 90.41 लाख टन और रबी की फसल का योगदान रहा है 132.04 लाख टन। प्रश्न नंबर 10, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभिक चरण क्रियान्वित किया गया था भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, अजमेर, हनुमानगढ़। इसमें से सत्तीकुट दे रखे हैं अपन को 1 2 3 4 5, वापस बी में दे रखा है 1 2 4 और 3 में दे रखा है 1 4 5 और डी में दे रखा है 1 2 3 और 5। तो जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का जो प्रारंभिक चरण चलाया गया था वह चलाया गया था, एक तो चला गया था भीलवाड़ा के अंदर और एक चला गया था उदयपुर के अंदर और एक चलाया गया था कोटा के अंदर, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का चरण चले थे। इसकी व्याख्या, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना लक्ष्यता कृषकों के द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छे किस्म के बीजों का क्या करना, निर्माण करना, यानी कि किसान के द्वारा ही अच्छे बीजों का निर्माण करवाना। प्रारंभ में क्रियान्वयन उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा में हुआ। वर्तमान में यह योजना राज्य के 10 कृषि जलवायु विषय खंडों में लागू है, यानी कि 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू हुई है। प्रश्न नंबर 11, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य के कुल भूभाग में न्यूनतम भू उपयोग था किसका, चालू पड़त का, बंजर भूमि का, स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि का, वानिकी का। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि का उपभोग था, भू उपयोग था, यानी ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, भू उपयोग क्षेत्र और एक तरफ दे के प्रतिशत, बंजर भूमि 11.04%, वानिकी 8.05%, चालू पड़त 5.22% और स्थायी चारागाह व गोचर भूमि दे रखी है 4.86%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 अग्रिम अनुमान में दलहन उत्पादन होगा। लाख टन में दलहन का उत्पादन पूछा कि भाई दलहन का उत्पादन 2020-21 में कितना होगा। 48.88, 44.95, 50.18, 47.12 लाख टन। तो इसका सही आंसर होगा कि दलहन का उत्पादन 48.88 लाख टन ये अनुमानित किया गया है 2020-21 में। राज्य में दलहन का उत्पादन 2020-21 में उत्पादन दे रखा है 48.88 लाख टन, एक तरफ दे रखा है, और रबी की फसल से 28.87 लाख टन और खरीफ की फसल से 20.01% लाख टन आंका गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद 13वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में अनाज की उत्पादकता थी किलोग्राम हेक्टेयर में पूछी अपन को। 2255 टन किलोग्राम और 709 किलोग्राम, 1648 किलोग्राम, 1254 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2255 किलोग्राम या हेक्टेयर। वर्ष 2019-20 में उत्पादकता किलोग्राम या हेक्टेयर के अंदर अनाज का लक्ष्य रखा गया है कि भाई 2255 किलोग्राम या हेक्टेयर, दलहन 709 किलोग्राम या हेक्टेयर या तिलहन 1254 किलोग्राम या हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य में चयनित जिलों की संख्या है 28, 17, 24 और 28। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 की जगह पर 34 है, ऑप्शन नंबर सी इसका कि भाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है 24 जिले चयनित हैं। इसकी व्याख्या, राष्ट्रीय बागवानी मिशन विभिन्न उद्यमिकी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना है। बजट प्रावधान 2020-21 90 करोड़, 54 करोड़ केंद्रीय
सहायता के साथ यानी कि 54 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। राज्य में चयनित जिलों की संख्या है 24 जिले, बागवानी मिशन के अंतर्गत है ना, ये आप ध्यान रखिए, 24 जिले बागवानी मिशन के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऊर्जा के किस घटक रूप से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जल पंपों को चलाने में किया जाएगा? कुसुम योजना के तहत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा या जीवाश्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसकी व्याख्या, प्रधानमंत्री कुसुम योजना पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। लक्ष्य जल पंपों के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए ऊर्जा सुरक्षा के साथ किसानों की आय क्या बढ़ाना। अनुदान राशि दे रखी 30% सरकार की तरफ से और 30% केंद्र सरकार की तरफ से, और बाकी बची 40% स्वयं व्यक्ति जो किसान होगा वो वहन करेगा। 40% कृषक की तरफ से राशि प्राप्त होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है? 12.58%, 9.54%, 13.17%, 10.58%। तो राजस्थान में जो पशुधन उपलब्ध है 2020-21 के अनुसार वो उपलब्ध है 10.58% पशुधन राजस्थान के अंदर उपलब्ध है। इसकी व्याख्या, पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.01 लाख टन पशुधन है व 146.23 लाख टन कुक्कुट थे। यह पशुधन देश के कुल पशुधन का 10.58% हिस्सा रखता है। प्रश्न नंबर 17, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। इस योजना को वर्ष 2015 में लागू किया गया था, यह कथन सत्य है। इस योजना के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को चिकित्सा सहायता के साथ पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके बाद व्याख्या, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना लागू की 2015 के अंदर। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो देखिएगा। प्रसूति सहायता के बाद विवाह, पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता दी जाएगी। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना भी इसके अंदर शामिल है। पितृत्व अवकाश व चिकित्सा सहायता भी इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। किसको? जो माल उठा रहा है उसको। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18, बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने बांधों का पुनर्वास व सुधार किया जाएगा? 7 बांधों का, 9 बांधों का, 11 का या 23 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बांध। ये 7 बांध कौन कौन से हैं जिनका पुनर्वास यानी कि पुनर्निर्माण किया जाएगा? एक बीसलपुर बांध टोक के अंदर, छापी बांध, जवाई बांध, सुगड़ी सेलवाड़ा बांध, माही बांध, गंभीरी बांध और मातृकुंडिया बांध, इनके का पुनर्वास किया जाएगा यानी कि पुनः मरम्मत सारी की जाएगी व्यवस्था। कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? 2015 के अंदर किया गया था, 2018 के अंदर किया गया था या 2014 के अंदर किया गया था या 2019 के अंदर किया गया था? तो कृषक कल्याण कोष का जो गठन किया गया था वो 2019 के अंदर किया गया था। इसकी व्याख्या, 16 दिसंबर 2019 में कृषक कल्याण कोष का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इसके लक्ष्य क्या है? कृषि उपज के उचित मूल्यों के लिए वह सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसान कल्याण से जुड़ी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है कृषक कल्याण कोष का। प्रश्न नंबर अंतिम, नवनेरा बैराज परियोजना राज्य की किस जल परियोजना का हिस्सा है? परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का, नर्मदा नहर परियोजना का, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवनेरा बैराज जो परियोजना है वह पूर्वी राजस्थान नहर
की जल परियोजना का हिस्सा है। इसकी व्याख्या।